Sometimes sketching feels very difficult and very hard, but no one know what is the actual reason. That's why we feel it so difficult and so hard during the practice. Hey everyone, this is Adarsh. I hope सभी लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे, जैसा कि मैं हमेशा ही अपने वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ। लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए हटके होने वाला, क्योंकि आज तो ना हम आपको ड्राइंग करके दिखाने वाले हैं, ना ही आपको कोई ड्राइंग के ऊपर ऐसा लेक्चर देने वाले हैं कि जो कि आपको ड्राइंग के लेवल पर, ड्राइंग प्रैक्टिस के लेवल पर आपको हेल्प करे। ये वीडियो है आपके माइंडसेट के लेवल पर, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हो, चाहे वह ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, या कोई भी अदर चीज़ हो, तो उसमें जब तक आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को उस लेवल पर अचीव नहीं कर सकते जिस लेवल पर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो। देखिए, स्केचिंग के बारे में जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो इसको शॉर्ट आवर स्टडी बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि शॉर्ट आवर स्टडी में मतलब जहाँ पे हम कम टाइम में चीज़ों को क्विकली करें। तो स्केचिंग का बेसिक मतलब होता है शॉर्ट टाइम में आप कोई सी चीज़ को कैप्चर कर रहे हो। लेकिन जब हम स्केचिंग करने जाते हैं तो जब आप इसको करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसके कारण आप इसको करते हो। उसमें कई बार आपको कम टाइम लगता है, कई बार ज़्यादा लगता है। लेकिन केवल स्केचिंग जब आप करते हो तो बहुत सारे टाइम तक आप जब प्रैक्टिस करते रहते हो तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको ये चीज़ हार्ड लगती है, कि आप सोचते हो कि डेली तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट का सामना करते हो तो आप सोचते हो कि हम इसको करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमसे ये चीज़ होती क्यों नहीं है। देखिए, जो सिंपल सी बात होती है जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो, कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको उसमें जो रुकावटें आती हैं, जो मिस्टेक्स आती हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मिस्टेक्स। क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, लेकिन जब आप उसको करोगे तो वहाँ पे आपको 10 टाइप की मिस्टेक्स को देखने को मिलेंगी, और उनसे आपको खुद ही निपटना पड़ेगा। क्योंकि जो मिस्टेक्स होती हैं वही हमको सिखाती हैं कि हमको उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे उससे आगे निकलना है। तो सिंपली जब आप स्केचिंग करते हो तो ये कुछ 5 मिस्टेक्स हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि आपको, अगर आप इन मिस्टेक्स को थोड़ा सा बच के चलो, इनको समझ के चलो, ऑब्जर्व करके चलो, तो आपकी स्केचिंग बहुत अच्छे लेवल पर इम्प्रूव हो सकती है। आप इसको बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। जो पहली मिस्टेक से मैं मानता हूँ वो होता है केवल स्केचिंग पर वर्क करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है, जब हम स्केचिंग कर रहे हैं तो हमारा प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, वैल्यूज़ की प्लेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लंबे टाइम तक, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे बोला, कि प्रैक्टिस करने के बाद जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है, हालांकि इम्प्रूवमेंट होती है स्केचिंग के दौरान, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होती है। अब यहाँ पर डिफरेंस किस लेवल पर आता है, जो ड्राइंग सब्जेक्ट है वो है आपका विजुअल फॉर्म, मतलब जो चीज़ देख के आप जिसको आनंद लेते हो वो है आपकी ड्राइंग। और जब कोई चीज़ आप इम्प्रूव करते हो, ड्राइंग लाइक आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप उसको कितना बेहतर देख पा रहे हो। लाइक अगर मैं कोई चीज़ गलत देखूँ तो वो गलत ही ड्रॉ होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मुझसे कुछ बोल रहा है और बहुत सारा शोर हो रहा है जिसकी वजह से मैंने उस चीज़ को गलत सुना, तो अब मैं अगले को शायद उस चीज़ को जब डिलीवर करूं, या मैं कुछ लिख रहा हूं, कोई बोल रहा है मैं लिख रहा हूं, तो मैं उसको गलत ही लिखूंगा ना, क्योंकि मैंने सुना गलत। तो यहीं पे वो चीज़ आती है कि जब आप देखते सही नहीं हो तो आप ऑटोमेटिकली ड्रॉ कैसे सही करोगे। अब देखना सही कैसा होता है कि जब आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे आप कितना एक्यूरेटली चेक कर पा रहे हो कि क्या मैंने जो देखा सामने, क्या वो एक्चुअल में उतना ही सही, उतना ही जैसा मेरे सामने, क्या वैसा ही मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। एक्चुअल में ये चीज़ थोड़ी लगती है कि हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जब आप फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे आप स्टार्टिंग में कॉपी नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व करना सीख रहे होते हो। आपने देखा, आप एक लाइन को 10 बार 50 बार मिटा के बार बार बना रहे हो, उसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इवन एक नॉर्मल सी ड्राइंग बनाने में 4-4 5-5 6-6 घंटे, केवल आउटलाइन जो आप बोलते हो उसके लेवल पर 4-4 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं।
तो यहाँ पे होता क्या है कि आप चीज़ों को देखना सीखते हो। तो जो चीज़ आप फंडामेंटल्स पर जब वर्क करते हो, लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हो, जैसे कि आप जब आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो तो कोई भी रनर जो आपका कोच हो या आप जो प्रोफेशनल रनर हो वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप फास्टली दौड़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप स्लो दौड़ते हो तो वहाँ पे आप दौड़ने का तरीका सीखते हो कि किस तरीके से आपको अपनी ब्रीथ को मेंटेन करना है, सांस कैसे लेनी है, पैरों को कैसे मूव करना है, कैसे रखना है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ाते हो। और अगर आपसे एकदम से स्टार्टिंग से स्पीड बढ़ाने को बोले तो आप दौड़ ही नहीं सकते बहुत ज़्यादा स्पीड में लंबे टाइम तक। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और वही चीज़ हमारी ड्राइंग में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि जब आप स्लो ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आप सीखते हो कि ड्रॉ कैसे करना है, देखना कैसे, ऑब्जर्व कैसे करना है, चेक कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है चेक करना। जब आप ये चीज़ सीख जाते हो तो नॉर्मली आप फिर फास्टली वर्क भी कर पाते हो और धीरे धीरे फिर फास्टली वर्क भी आपका इम्प्रूव होता जाता है। और जो है स्केचिंग फिर ऐसे ही इम्प्रूव होती है। अगर आप केवल ये सोचते हो कि केवल स्केचिंग करने से स्केचिंग इम्प्रूव होती है तो ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड रीज़न की, जो कि है स्केच विदाउट रीज़न। जैसा कि मैंने बोला, जब हम स्केच करते हैं तो देखिए अभी जितने सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये मत सोचना कि ये तो पहले बता दिया ये बात में। देखिए रैंडम जब आप प्रैक्टिस करते हो कि हाँ ठीक है आज मैंने लाइंस की प्रैक्टिस की, या कैसे भी कुछ ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, वहाँ पे वैल्यूज़ भी दिए जा रहा है, कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो वहाँ पे स्केचिंग थोड़ा सा आपकी सही से प्रैक्टिस नहीं हो पाती। देखिए जब आप स्केचिंग प्रैक्टिस करते हो, ड्राइंग प्रैक्टिस करते हो, तो एक रीज़न रहता है कि मैं किस लिए इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि जब हम वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा गोल रहता है पहले तो हमारा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा तो आपका जो है वैल्यूज़ की प्लेसमेंट होने के बाद भी वो चीज़ गंदी दिखेगी। तो जब आपका स्ट्रक्चर सही होगा फिर आपका मेन गोल है कि आप लाइटनेस डार्कनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर मैं केवल चाहूँ कि मुझे केवल ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है तो मैं केवल उस पर फोकस करूँगा ना, मुझे वैल्यूज से मतलब ही नहीं। या फिर मैं लाइन क्वालिटी की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं लाइन क्वालिटी के ऊपर लाइन को कैसे मूव करना है, जैसे कि लाइन में मुझे रिदम लाना है, मतलब फ्लो के साथ वर्क कैसे करना है, वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं करनी है, नॉर्मली जो है हमको फास्टली वर्क करना है। तो मैं उस हिसाब से उसको प्रैक्टिस करूँगा। भले ही स्टार्टिंग में गलती होगी तो गलतियाँ तो होती हैं, धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्रूव होती है। लेकिन आपको एक गोल आपका होना चाहिए, आपको रीज़न पता होना चाहिए कि मैं किस लिए इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब रीज़न क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को प्रैक्टिस बेहतर तरीके से समझ के कर पाओगे। क्योंकि जब 100 चीज़ें मिल जाती है तो वो खिचड़ी बन जाती है, फिर आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि मैं क्या प्रैक्टिस करने जा रहा था और क्या मैं करके निकला। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने रीज़न को, अपने गोल को क्लियर करना होगा स्केचिंग के दौरान कि आपको किस लिए प्रैक्टिस करनी है। जो आपका थर्ड रीज़न है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है आपका रैंडमली सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जब स्केचिंग कर रहे हैं तो हम कोई भी चीज़ कहीं से उठा के कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारी स्केचिंग इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ भी, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन भी आपकी इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब ऐसा क्यों? देखिए जब अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर अच्छे से वर्क कर रहे हो, आपकी स्किल जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी है, आप काफ़ी टाइम से स्केचिंग पर भी वर्क कर रहे हो, तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाओ, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसको हैंडल कर सकते हो। ये सिचुएशन आती है जब आप स्टार्टिंग लेवल में होते हो, यानी कि बिगनर। देखिए आप क्या करते हो कि जब आपने कोई सब्जेक्ट उठाया तो एक तो आपका, जैसे कि मैंने जो ऑलरेडी बताया, रीज़न क्लियर होना चाहिए। तो वो सब्जेक्ट आपके रीज़न से मैच खाना चाहिए। अगर आप लाइट की प्रैक्टिस कर रहे हो और लाइट के हिसाब से आपका सब्जेक्ट सही नहीं है, लाइट देखिए जब हम लाइट की प्रैक्टिस करते हो नॉर्मली 4 टाइप की लाइट्स का यूज़ किया जाता है। एक तो होती है आपकी क्रीस्ट लाइट जिसको हम फॉर्म लाइट बोलते हैं। सेकंड होती है आपकी जो है साइड लाइट, जो किसी एक साइड से पड़ती है।
तो उसमें क्या रहता है कि एक साइड का पार्ट कम्प्लीटली डार्क रहता है, एक साइड का पार्ट लाइट वाला रहता है, इसको हम रिम लाइट भी बोलते हैं। एक होती है फ्रंट लाइट जो कि एकदम से सामने से पड़ती है, एक होती है बैक लाइट जो कि हम अक्सर सनसेट के पास खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं तो हम पूरे ब्लैक दिखते हैं, सनसेट एकदम ब्राइट दिखता है, तो वो उस टाइप की लाइट को हम बैक लाइट बोलते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप जो फॉर्म लाइट है उसके अलावा बाकी की जो तीनों लाइट है मैंने बताई, साइड लाइट, बैक लाइट और फ्रंट लाइट, इनका यूज़ करते हो तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहते हैं। और स्पेशली जो आपकी फ्रंट लाइट और बैक लाइट रहती है वो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट रहती है उनको हैंडल करना, क्योंकि जो बैक लाइट होती है उसमें डार्कनेस बहुत एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है सब्जेक्ट के ऊपर, और फ्रंट लाइट में बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है तो उसमें 3Dनेस को दिखाना पॉसिबल बहुत कम होता है, एकदम फ्लैट चीज़ें दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको शुरू में अवॉइड करना होता है। आपको स्टार्टिंग में अगर आप लाइट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको केवल फॉर्म लाइट, जिसको हम क्रिएट लाइट बोलते हैं, उसमें किसी एक साइड से, टॉप की साइड से लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी शेडोज़ भी बहुत अच्छे से पड़ती हैं। और हालांकि अभी रिसेंटली मैंने उसके ऊपर लास्ट संडे को वीडियो भी डाला था कि क्रिएट लाइट को कैसे यूज़ करना है। तो जो लाइट है आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा। और सेकंड चीज़ सब्जेक्ट सिलेक्शन की, कि हम अक्सर, जैसा कि जो चौथा पॉइंट है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, कि आप जब दूसरों से, जैसा कि चौथा पॉइंट क्या है कि दूसरों से कंपेयर करना, तो जब आप रैंडम प्रैक्टिस करते हो तो अक्सर हम दूसरों से कंपेयर करके, जो कि चौथा हमारा मिस्टेक है, हम दूसरों से कंपेयर करके उस चीज़ को करते हैं कि हम दूसरों से हमने कंपेयर किया कि यार वो तो इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बना रहा है, मैं भी बना सकता हूँ। आप बना सकते हो लेकिन अभी आपका टाइम नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कक्षा 1 के बच्चे को कक्षा 10 का आप पढ़ाने जाओगे तो वहाँ पे वो खिचड़ी कर देगा। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम कई बार गलत सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर उसको हम हैंडल नहीं कर पाते, ना ही ड्रॉ कर पाते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी मिस्टेक होती है। तो जो आपको एक तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत क्लियरली करना होगा, और जो चौथा पॉइंट है कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस आपको खुद से कंपैरिजन करना है कि जो मैंने कल किया था उससे बेहतर मुझे आज बनना है। अगर आप सिंपली इस चीज़ को करते हो कि हाँ ठीक है, मैंने जो प्रैक्टिस किया, अब मुझे कंपेयर नहीं करना है कि वो कैसे कर रहा है, मैं अभी स्टार्टिंग लेवल में, मुझे सीखना है और फंडामेंटल्स पर वर्क करूँगा, और साथ में मैं अपनी स्केचिंग पर भी वर्क करूँगा, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि जो आपकी कोई भी चीज़ है जो आप सीखते हो स्किल, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है, ना कि एक बार में ठीक है मैंने एक उसका शरबत बनाया, मिलाया, पी लिया और सीख गया, ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव होती है। और जो लास्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी, जो कि अक्सर लोग मेंटेन नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी वर्ड बहुत छोटा सा वर्ड है ना, लेकिन जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसको आप एक दिन करते हो, एक दिन फेल होते हो, 2 दिन फेल होते हो, 3 दिन फेल होते हो, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9, 10 दिन, ऐसे 20 दिन फेल, मतलब 100 दिन फेल हो गए आप, लेकिन 101 में दिन आप पास हो गए। पास मतलब आप उस चीज़ को कर लोगे। एडिसन का एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड फेमस है कि उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि उनके पास जब उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए तो उनके पास 1000 से ज़्यादा तरीके थे बल्ब ना बनाने के। तो वही चीज़ है कि जब आप कोई भी चीज़ करते हो, आप उसमें 100-200 बार फेल होते हो, ड्राइंग सीख रहे हो आप, तो वहाँ पे आप ये नहीं सीखते कि आप फेल हो गए तो आपने जो चीज़ करने जा रहे थे वो आपने नहीं कर पाए। आप साथ में ये भी सीखते हो कि क्या मुझे नहीं करना है। जब आप ये सीख जाते हो कि क्या मुझे नहीं करना है, तो आपकी इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली फास्टली हो पाती है। और ये चीज़ तभी होगी जब आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस ऐसी नहीं कि नाम की प्रैक्टिस, आपको प्रॉपरली सही तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होगी, वरना आप फिर सालों तक प्रैक्टिस करते भी रहोगे, फिर भी आपको कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट अपने वर्क में नहीं देखने को मिलेगी। तो ये थी 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो हम अक्सर स्केचिंग के दौरान करते हैं। और हालांकि ये मिस्टेक्स तो आप जब आप स्केचिंग के अलावा भी जो चीज़ें आप करते हो, ड्राइंग सीखते हो, वहाँ पे भी ये होती ही हैं। तो ये मिस्टेक्स को बहुत क्लियरली लिख के रख लेना, दोबारा से वीडियो देखना, एक एक बात को, पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो वहाँ पे हम सुन भी रहे हैं
और साथ में कुछ और काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी मिस्टेक जो आप सुन रहे हो वो सही से नहीं सुनते हो। तो क्लियरली सुनना और सारे पॉइंट्स को ध्यान से रखना अपने दिमाग में, और उसके बाद सही से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि आप इम्प्रूव करें। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करिएगा, और अभी जो बातें मैंने बताई उनको ध्यान में रख के प्रैक्टिस करिएगा।